आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना। तो चलिए देखते हैं इसको। प्रोटीन के मॉलिक्यूल एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि हमको पता है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है एमिनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। देन सेकेंड है हमारा, प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें एमिनो एसिड प्राप्त होता है। प्रोटीन का जब हम जल अपघटन कराते हैं उससे हमें एमिनो एसिड प्राप्त होता है। एमिनो एसिड प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। जिससे मैंने आपको ये बताया कि एमिनो एसिड आपस में जुड़ करके प्रोटीन की संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए हमारा प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। प्रोटीन में एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड CONH ग्रुप द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। प्रोटीन में हमारा जो एमिनो एसिड है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा ग्लाइसिन है, यहाँ पर COOH समूह है और इधर हमारा CH2 समूह है, इसके नीचे में NH2 समूह है। अब इसको हम एलानाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो हमारा कार्बन के साथ यहाँ पर NH2 समूह जुड़ा हुआ है और कार्बन के ऊपर में CH3 समूह जुड़ा हुआ है और इसके नीचे में H समूह जुड़ा है, इधर COOH समूह जुड़ा हुआ है। तो अब हम इन दोनों को जब यदि रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो OH समूह है और इसका जो एक H समूह है ये H2O के रूप में निकल जाता है और हमारा डाईपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है। अब यहाँ से दोनों निकल जाते हैं, OH और H निकल जाते हैं। बाकी इन सब को जो बचा है, ये सब जो बचा इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं और इसी को हम डाईपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। देन है हमारा एक एमिनो एसिड अणु का COOH ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप से रिएक्शन कर वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है, जिसे डाईपेप्टाइड कहते हैं। उसके बाद है जब सारे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा मिल करके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम उस कंपाउंड को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारा एक एमिनो एसिड की श्रृंखला इस प्रकार से कंटिन्यूसली चलती जाती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि N के साथ H बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH के साथ R बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब यही जो है फिर से रिपीट होते जाते हैं कंटिन्यूसली, इस तरह से रिपीट होते चले जाते हैं। कैसे रिपीट होते हैं? जैसे कि हमारा N के साथ H बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हमारा जस्ट इसको रिवर्स करके यहाँ पर लिख दिया गया है। H को नीचे लिख दिया गया है, N को ऊपर लिख दिया गया है और वहीं पर हमारा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, इसको जस्ट रिवर्स करके यहाँ पर लिख दिया गया है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है, CH ऊपर लिख दिया गया है, R को नीचे लिख दिया गया है। बाकी फिर से ही प्रोसेस यहाँ से फिर से शुरू हो जाता है और इस तरह से कंटिन्यूटी के साथ ये चलता रहता है। तो होता है हमारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं इसे हम। उसके बाद देखते हैं वैज्ञानिक लिंडर स्टामलिंग ने प्रोटीन मॉलिक्यूल की जटिलता के आधार पर उनको 4 रचनात्मक स्तरों में बांटा है। तो देखते हैं इसको। यह हमारा पहला होता है प्राथमिक संरचना यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद होता है हमारा द्वितीयक संरचना सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन तृतीयक संरचना टर्शरी स्ट्रक्चर और चतुष्क संरचना क्वाटरनी स्ट्रक्चर। हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसी को एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कितने एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं एवं उनके जुड़ने का क्रम क्या है यह पता चलता है। जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में बॉन्ड बना करके आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़े हुए हैं, इनका जो क्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इनके क्रम में थोड़ा सा भी अंतर आ जाता है तो विभिन्न प्रकार के डिजीज़ या उनके सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। हम जैसे कि हमको पता है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन को कैरी करके विभिन्न हमारे अंगों तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन इस प्रकार से हमारा एमिनो एसिड की श्रृंखला में इस प्रकार से वो जुड़ा रहता है। तो यदि इसकी श्रृंखला में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो हमारा दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे हमें सिकल सेल एनीमिया जैसे डिजीज़ का भी सामना करना पड़ता है। तो ये होता है हमारी प्राथमिक संरचना प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो इस प्रकार से बॉन्ड बढ़ा करके आपस में जुड़े रहते हैं। देन सेकेंड है, इसका पॉइंट्स देख लेते हैं।
प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड के क्रम का बहुत अधिक महत्व है। किसी प्रोटीन के अवयवी एसिड में किसी एक का भी क्रम बदलने पर प्रोटीन की बायोलॉजिकल फंक्शन में बहुत अंतर आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि थोड़ा सा भी उसके क्रम में चेंजेस आता है तो डिफरेंट टाइप से बायोलॉजिकल फंक्शन में अंतर आ जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ब्लड में ऑक्सीजन का कार्य करती है। यदि एमिनो एसिड के क्रम में अंतर आ जाए तो दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को सर्वप्रथम अंग्रेज रसायनज्ञ फ्रेडरिक सेंगर ने सन 1953 में ज्ञात किया था। इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही पूछा जा सकता है। देन है उसके बाद हम देखते हैं द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। एक होता है अल्फ़ा हेलिक्स मॉडल, दूसरा होता है बीटा शीट। सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा हेलिक्स मॉडल को। पॉलिंग एंड कैले ने 1951 में यह स्ट्रक्चर दिया था। इस प्रकार की संरचना में पेप्टाइड श्रृंखलाएं सर्पिल या कुंडलित स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की संरचना में हम देख सकते हैं कि ये एक प्रकार से एक कोयल के समान इस प्रकार से आपस में एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से कोयल के समान हमारे आपस में एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो एमिनो एसिड की जो श्रृंखला इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड श्रृंखला। तो जो पेप्टाइड श्रृंखला है इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं हेलिक्स के एक घुमाव टर्न में 3 से 4 तक अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। अब हेलिक्स के जो हमारा जो कोयल अभी मैं आपको बताया उसके एक घुमाव में एक ही टर्न में 3 से 4 तक अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक सिलेंडर में तार लपटी है। पेप्टाइड श्रृंखला के विभिन्न एमिनो एसिड यूनिट्स में परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित हो जाने से हेलिक्स अपनी पोजीशन पर बनी रहती है। अब यहाँ पर ये जो हमारा एमिनो एसिड्स हैं जिसे हम पेप्टाइड श्रृंखला के नाम से जानते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित हो जाने के कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं। इनमें आपस में अच्छा बंध बन जाता है, इसलिए आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये होता है हमारा अल्फ़ा हेलिक्स मॉडल। देन है हमारा बीटा शीट या लहरियादार चादर शीट संरचना। तो चलिए इसको देखते हैं। इस तरह की संरचना भी पॉलिंग एवं सहयोगियों ने चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे जो पेप्टाइड श्रृंखलाएँ हैं आपस में समांतर में स्थित हैं, आपस में एक तरह से पैरेलल में स्थित हैं। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ एक दूसरे के समांतर में स्थित होती हैं और ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो हैं आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे ये आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ये श्रृंखलाएँ अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ी होती है। इस प्रकार अनेक पेप्टाइड श्रृंखलाएँ इंटर बॉन्डेड होकर एक फ्लैट शीट जैसी संरचना बनाती है। इस प्रकार से बहुत सारे पेप्टाइड श्रृंखलाएँ आपस में जुड़ करके एक फ्लैट शीट जैसी संरचना बनाती है, जिसे हम बीटा शीट या लहरियादार चादर शीट संरचना के रूप में देखते हैं। उसके बाद पेप्टाइड श्रृंखला थोड़ी सिकुड़ने के बाद चपटी न रह करके लहरियादार हो जाती हैं। इस प्रकार से लहरियादार हो जाती है। इस प्रकार की संरचना हमें रेशम में पाई जाती है, कॉटन में देखने को मिलती है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।